आज का अपना टॉपिक है पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉ। मेकिंग ऑफ लॉ का मतलब क्या हो? लेजिस्लेचर, कांग्रेस, असेंबली, काउंसिल, कोई भी नाम आपको जैसे अपने को जैसा है, पार्लियामेंट, इस तरह का कोई ग्रुप जो कानून बनाता हो उसको अपने नाम क्या दिया है? पार्लियामेंट। तो जब पार्लियामेंट की बात आई तो पार्लियामेंट का मतलब ये भी तो हुआ ना, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर बार बार अपने ये कहते हैं, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा उसमें भी कहा था कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यानी ये तीनों जो है अलग अलग होनी चाहिए। अंग्रेजों के शासन में क्या खोट था ब्रिटिश रूल्स में कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव सेम होता था। पुलिस ही पकड़ के लाती थी, पुलिस ही फांसी चढ़ा देती थी। पकड़ने का कानून भी उसने बना लिया लेजिस्लेचर, और उसको एग्जीक्यूट करने का भी खुद की पुलिस ने बना लिया, और फैसला सुनाने का काम भी जुडिशरी ने, खुद के जज होते थे। तो कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन में ये बार बार मांग रखती थी, शुरू की कांग्रेस क्या मांग रही थी? ये तीनों बी सेपरेटेड, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और लास्ट में चलो पहले देखते हैं कि ब्रिटिश इंडिया की पार्लियामेंट हिस्ट्री। ब्रिटिश इंडिया में पार्लियामेंट हिस्ट्री क्या थी, ये तो पता लग ही गया। वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव यानी सरकार, गवर्नर जनरल और वायसराय। तो इसके इसके 4-5 मेंबर होते थे। गवर्नर जनरल की काउंसिल होती थी, उसके 4-5 मेंबर होते थे। तो सबसे पहले जो काउंसिल शब्द जो आया ब्रिटेन, ये 1861 में आया, गदर के मिटनी के बाद। 1857 में मिटनी हुई थी, उसके बाद में अंग्रेजों ने देखा कि कानून बनाने में भी इनकी भागीदारी रखनी पड़ेगी, इनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, शांत रहे ताकि इंडियन शांत रहे, हम राज कर सकें। तो ये काउंसिल एक्ट था, काउंसिल एक्ट मतलब पार्लियामेंट एक्ट। तो गवर्नर जनरल के पास शुरू में गया कि एक प्रकार से 4 काउंसलर बनाए, 4 या 5 थे एमपी। आप सोचो 4-5 एमपी उस समय की एक पार्लियामेंट बना दी। नहीं, एक काउंसिल पार्लियामेंट थी, लेकिन ये नहीं था कि आज की तरह से वोट देकर बनाया हो उनको। अंग्रेज ही क्या करते थे, तुम काउंसलर हो जाओ, तुम काउंसलर हो जाओ, तुम काउंसलर हो जाओ, बस इतना ही करते थे। तो इस तरह की 4-5 की एक पार्लियामेंट, और चुपचाप बैठे रहना, बोलना भी नहीं। लेकिन क्या हुआ, 1885 में जब मतलब कांग्रेस का निर्माण का युग आया, बनने का युग आया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल आर्मी लिख दिया भाई, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में आया। तो उन्होंने क्या किया कि हम कबूतर से बैठे रहते हैं, न हम गवर्नर जनरल से क्वेश्चन पूछ सकते किस में कितना खर्चा किया, किस में क्या इनकम हुई,
क्या रेवेन्यू हुई, कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकते। और उस टॉपिक के ऊपर कोई भी बात है, जैसे फॉरेस्ट पर बात आ गई, फॉरेस्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात आ गई, आदिवासियों की बात आ गई, बस गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव जो है वो नियम बना दिए, ठप्पा लगा दिए, हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते। तो कांग्रेस की शुरू की मांग क्या थी कि रिप्रेजेंटेशन बाय इलेक्शन। और क्या है कि हम क्या है कि क्वेश्चन पूछ सके, बजट पर डिस्कशन कर सकें, ये है हमारी मांग और आप पूरी करो। कांग्रेस की शुरू में फिर ये प्रतिवेदन देते रहे। 99 में एक एक्ट आया अंग्रेजों का। उस काउंसिल एक्ट के अंदर क्या कहा उन्होंने कि कुछ सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे इसमें, लेकिन अडल्ट वोट फ्रेंचाइजी से नहीं होंगे। ऐसा नहीं आज आप 18 साल के हो जाओगे और वोट की लाइन में लग जाओगे आप, तो ऐसा नहीं था कि इनकम टैक्स कौन दे रहा है, सरकार को रेवेन्यू इतने रुपए इनकम टैक्स दे रहा है, वही वोट डालेगा। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन सिस्टम 99 एक्ट में उन्होंने बनाया। फिर हो गया भारत आजाद, और उसमें क्या है कि आपको भी वोट का अधिकार मिल गया। इसको कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब किसी भी वयस्क को जो 18 ईयर का हो गया है उसको वोट डालने का अधिकार मिल गया आजाद भारत में। और इसी के साथ साथ क्लियर कट जो है, लेजिस्लेचर अलग, सेपरेट, एग्जीक्यूटिव अलग, जुडिशरी अलग, सेपरेशन ऑफ पावर्स। हालांकि ये नहीं है कि एक उत्तर जा रहा है, एक दक्षिण जा रहा है, एक वेस्ट जा रहा है और मनमानी किए जा रहा है। एग्जीक्यूटिव का मतलब पीएम मोदी के मंत्रीगण मनमानी किए जा रहे हैं, उन पर नकेल किसकी है? लेजिस्लेचर की। ज्यादा मिसयूज वो पावर करे मोदी वगैरह तो लेजिस्लेचर जो है इनको हटा भी सकता है, पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट ज्यादा बदमाशी करे, कोई इस तरह का गलत कानून बना दे, हम बना सकते हैं, हम तो कानून बनाने के लिए बैठे हैं, हम तो पार्लियामेंट है, हम तो काउंसिल है, हम तो कांग्रेस है, हम तो असेंबली है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कानून बनाओगे आप? नहीं बना सकते ना। यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बना दिया, ऊपर से रोब और मार रही है पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर। तो उसको करेक्ट करने का या खत्म करने का ऐसे कानून को जुडिशरी को भी पावर है। और जुडिशरी जो है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जज बन गए, उनको साधारण तरीके से नहीं हटाया जा सकता, वरना क्या है कि वो सरकार के चमचे बन जाएंगे और गलत फैसले देने लग जाएंगे। सरकार के खिलाफ तो एक भी फैसला नहीं देंगे वो। तो ऐसा यदि कोई भ्रष्ट भ्रष्ट कोई जज है और वो तो रुपये ले लेकर के आए करने लग जाएंगे कि पता है कि पीएम मोदी और उसका मिनिस्टर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसे भ्रष्ट जजों को लेजिस्लेचर हटा सकती है। तो मतलब एक प्रकार से तीनों को जिम्मेदारी अलग अलग दे दी, लाइबिलिटी, लेकिन इनको आपस में बांध भी दिया। ये तीनों ऑर्गन कैसे हो गए? ऐसे हो गए जैसे कोई एक थैले के अंदर 3 सुपारी आपस में बज रही हैं, इस तरह से। तो इस प्रकार से ये तीनों इंडिपेंडेंट
भारत में ये अलग हो गए, और ये थोड़ी सी पार्लियामेंट या काउंसिल की हिस्ट्री थी कि हाथ जोड़ते थे कि हमें कुछ बजट पर पूछने तो दो, हमें कुछ बोलने तो दो, नहीं बैठे रहो चुप करिए और इस पर साइन कर जाओ जाओ चलो। ये था ब्रिटिश इंडिया में। तो बाद में क्या हुआ कि पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, डेमोक्रेसी में तो भाई रिप्रेजेंटेशन तो होना चाहिए। डेमो का मतलब क्या होता है? डेमो का मतलब ग्रीक शब्द है पीपल, क्रेसी का मतलब राज, लोगों का राज कैसे होगा कि गवर्नमेंट हो चाहे गवर्नमेंट की कोई इंस्टीट्यूशंस हो जो पॉलिसीज बनाती हैं, पॉलिसीज को लागू करती हैं, तो इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट्स की क्या होगी? भाई पुलिस हो गए, कलेक्टर हो गए, इंस्टीट्यूशन समझो आप। तो सबके अंदर क्या है कि जनता की भागीदारी, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सिटीजन सिटीजन को, नागरिक को गवर्नमेंट और इसकी जो संस्थाएं हैं वो विश्वास में लेंगी, ट्रस्ट में लेंगी। हैव टू द ट्रस्ट ऑफ पीपल, लेना होगा। आपने देखा होगा कलेक्टर है, एसपी है, वो कोई बात होती है, मुद्दा होता है, तो जनता को बुला के उनसे बातचीत चलती है, बातचीत करते हैं, ऐसा कर दिया जाए, वैसा कर दिया जाए, कि ट्रैफिक वाले परेशान कर रहे हैं तो बोलिए आप बताओ कैसे करें। तो जनता से गवर्नमेंट और जो उसकी इंस्टीट्यूशंस हैं वो जनता से पूछती है, जनता का ट्रस्ट जो है लेती है, और लेना होगा डेमोक्रेसी में। हैव टू टेक द ट्रस्ट ऑफ पीपल, कि आप बताओ। हाँ भाई, जनता जनता राज है, जनता बताएगी कैसे क्या किया जावे। आ गया ना समझ में? लेकिन ये कैसे, इस विश्वास को कैसे गवर्नमेंट के अंदर कैसे जनता का विश्वास आया? आया भाई, हाउ आ गया, ये रहा हाउ, रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि आपके पास वोट का अधिकार है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी एमपी या एमएलए की आपको पॉलिसी पसंद नहीं आई तो आप उसको वोट नहीं दोगे, कैंडिडेट को। जो पसंदीदा कैंडिडेट है उसको वोट दोगे। अपना जो ट्रस्ट है उसमें आपने वोट के माध्यम से, वोट के मीडियम से आपको उसने दे दिया, आपने दे दिया उसको। अब जो इंडिविजुअल वोट जो है, आपके इंडिविजुअल वोट ने इलेक्ट कर दिया, एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर दिया। वो जो इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, वो एमपी क्या है कि दिल्ली में जाएगा। ऐसे एमपी सारे देश से आएंगे। कितने आएंगे? लोकसभा, एलएस लोकसभा 543, इतने एमपी आएंगे सारे देश से। ये इतने सारे देश के रिप्रेजेंटेटिव है, एमपी है। अब जो इलेक्टेड आदमी जो है, इलेक्टेड पर्सन है, वो आपका रिप्रेजेंटेटिव बन गया और दिल्ली में जाकर पार्लियामेंट बना रहा है, और पार्लियामेंट जो एग्जीक्यूटिव बना रही है। पार्लियामेंट के अंदर जो एमपी चुने गए हैं उसमें कुछ मिनिस्टर बनते हैं, वो एग्जीक्यूटिव हो गए। और जो पार्लियामेंट में जो जो गवर्नमेंट बनाती है, वो पॉलिटिकल पार्टी, उसका जो नेता है, बहुमत का जो मेजोरिटी का जो लीडर है, वो पीएम हो गए। जैसे बीजेपी का नेता है वो मोदी, वो पीएम। तो आपके एक वोट ने जो जर्नी की, जो यात्रा की, वो पीएम मोदी तक गई। इस प्रकार से लेजिस्लेचर बना, इस प्रकार से पार्लियामेंट बना, जो कि टू फॉर्म गवर्नमेंट इन
और इस जो पार्लियामेंट जो मोदी सरकार बनाया का कोई भी सरकार बनाया, पार्लियामेंट ने बनाई ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपने, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स। कई जगह पर, कई देशों में डेमोक्रेसी है, अलग अलग टाइप की डेमोक्रेसीज हैं, लेकिन डेमोक्रेसी है, जनता का राज है। अब अमेरिका, यूएस में वहां प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स है। ट्रंप ट्रंप को पार्लियामेंट रोक नहीं सकती वहां की, क्योंकि उसने मिनिस्ट्री पार्लियामेंट से लेनी नहीं होती है, जनता से बनानी होती है उसको। क्या बिगाड़ लेगी पार्लियामेंट ट्रंप का? कुछ नहीं कर सकती। तो उस सिस्टम को क्या कहते हैं? और यहाँ क्या है, कोई गड़बड़ हो तो मोदी जी को हटाया जा सकता है, पार्लियामेंट हटा सकती है। इसको कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, और यूएस वाले को कहते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम। लेकिन डेमोक्रेसी सारी जगह पर है। अब क्या है, पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइजेशन तो पढ़ना पड़ेगा ना अपने को। भाई कितने सदन है, कहीं पर क्या एक ही सदन होता है, कहीं पर दो हैं, कहीं पर फ्रांस में एक बार चार चार सदन हो गए थे। तो पार्लियामेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले जो आप राज्यसभा को लीजिए। राज्यसभा की बजाय क्या आपने वोट दिया है लोकसभा में, इसको लीजिए पहले आप। आपका वोट गया है एमपी बनने के लिए, लोकसभा में एमपी जो है उसको। तो सारे जो यूजुअली क्या है कि जो न्यू लोकसभा है, नई जो लोकसभा है, ओपन एवरी 5 years ऑर्गेनाइज, हर 5 साल बाद नया चुनाव होता है यूजुअली। मैंने काम में लिया है, क्योंकि कई बार मिड टर्म पोल वगैरह और होते हैं, तो वो अपने उसमें नहीं जाना। आप तो अपने को इतना ही कि हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं लोकसभा के। ओके, इस चुनाव कैसे होते हैं इसमें, कि सारी जितनी भी भारत की भूमि है, एरिया है, उसको 5 4 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मार्क कर दिया, चिन्हित कर दिया। तो आपका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है वो इसमें आ जाएगा। 5 4 3 543 एमपीज का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें आपका कोई एक होगा, वहां जाकर आप वोट दोगे। ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नंबर है इतने ही। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी इलेक्ट होता है। अमोंग द कैंडिडेट्स तो कई होते हैं ना, कोई कांग्रेस का होता है, कोई दूसरी पार्टी का होता है, कोई क्या है कि किसी भी पार्टी का नहीं होता, निर्दलीय होता है, नॉन अलाइंड होता है। अमोंग ऑल कैंडिडेट्स हैविंग विद मैक्सिमम वोट्स, 20 खड़े हुए एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसमें एक के पास वोटों की गिनती हुई, काउंटिंग हुई, तो उसके पास सबसे ज्यादा वोट थे, तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो पार्लियामेंट में जाएगा एमपी बनकर। अब क्या है कि जो आपने इलेक्ट किया, इलेक्टेड पर्सन एज एन एमपी फॉर्म पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट बनाएंगे। और यही लोग जो है पीएम भी बनाएंगे, प्राइम मिनिस्टर भी बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव भी बनाएंगे, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है अपने, इसलिए ये लोकसभा कहेंगे इसको। और इधर क्या है कि राज्यसभा, ये क्या है कि स्टेट, जैसे अपने कितने स्टेट हैं, 28 और प्लस यूटीज, यूनियन टेरिटरीज, उनसे उन उनसे जनसंख्या के पॉपुलेशन, उन स्टेट्स की पॉपुलेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें राज्यसभा में, अपर सदन
राज्यसभा। आर का मतलब राज्य और सभा, और राज्यों का रिप्रेजेंटेशन होता है इसमें। तो मान लो राजस्थान है तो यहां से उनको 10 सीट दी गई। यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या है तो वहां संख्या क्या है कि 40 से भी ऊपर जा सकती है। ऐसे फिक्स है, आवंटित है। एक एग्जाम्पल दिया है मैंने। तो वहां की जो स्टेट्स की जो विधानसभा है वो इन एमपीज को चुन के यहाँ का आप राज्यसभा के एमपी भेजते हैं। इसमें राज्यसभा में जनता वोट नहीं देती। जो राज्यों के अंदर विधानसभाएं, जो एमएलए को जो जनता ने वोट दिया वो एमएलए इनको चुनकर भेजते हैं राज्यसभा में। एक प्रकार से इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका, किसमें? राज्यसभा में। तो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन जो पार्लियामेंट में मोदी के सामने ये राज्यसभा करती है, हुआ ना। और दोनों के पावर, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो लेजिस्लेचर पावर है, कानून बनाने के जो पावर है, वो एक से सेम है। वर्क इज सेम एज लोकसभा। क्या क्या वर्क? लो, कानून बनाना। अच्छा, कानून बनाने का इनिशिएशन है, राज्यसभा शुरू कर सकती है कि ये उस पर कानून बनाओ, लोकसभा जैसे करती है। रिव्यू, रिव्यू दोबारा देखो इस कानून को, रिव्यू करने का। और इसमें कोई फेरबदल करना है, अल्टरिंग करना है एनी बिल, मतलब जो लॉ है, कानून का जो बीज होता है ना, उसको बिल कहते हैं। बिल मतलब बीज है, सीड ऑफ लॉ। ये बिल रखा जाता है और वहां हाथ खड़े करते हैं। जितने ज्यादा हाथ खड़े हो गए तो वो बिल जो है उस पर ठप्पा लग जाता है और वो बन गया लॉ। आगे समझ में? तो इस प्रकार से इसकी जो सीट इतनी 543, इसकी 233, सारे स्टेट से 28 स्टेट से इतने एमपी जाते हैं और प्लस 12। ये जो 12 जो सदस्य हैं, ये खेल से, सिनेमा से, मतलब कला, संगीत, साहित्य, इनमें कोई पहुंचा हुआ आदमी है, उसको राष्ट्रपति सीधा ही एमपी बना देता है राज्यसभा में। 12 आदमी अधिकार है उसको, प्रेसिडेंट अपने 12। जैसे सचिन तेंदुलकर खेल खेल जगत का हीरो है तो उसको बना दिया। कई जो शास्त्रीय संगीत की नृत्यांगनाएं थी उनको बना दिया 12 के अंदर। ये तो ये पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइजेशन हो गया बाई कैमेरियल, मतलब 2 सदन। आ गया समझ में? एक 2 सदन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। अब आपने लेजिस्लेचर को बना के छोड़ दिया। काम क्या है इसका? मोटा मोटी तीन भागों में बांट दिया मैंने। टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, मतलब पीएम मोदी की गवर्नमेंट बनाना, एग्जाम्पल। इसमें क्या है कि पीएम मोदी की गवर्नमेंट जो है वो कौन सी पार्टी की है? कि बीजेपी की। तो इसमें बहुमत कब होता है? 272 एमपी हो, ये मैजिक नंबर है। 272 नंबर यदि आ गए बीजेपी के, तो बीजेपी की पार्टी का कोई आदमी होगा, वो नेता होगा उस पार्लियामेंट का, लोकसभा का नेता होगा, पार्लियामेंट का नेता होगा, और उसको पीएम घोषित किया जाएगा। मतलब मेजॉरिटी गवर्नमेंट कहेंगे इसको। ये नंबर जो है टच कर गए 272, मेजॉरिटी, बहुमत। ये मैजिक नंबर से जो गवर्नमेंट कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाती है वो मेजॉरिटी गवर्नमेंट कहती है। एक होती है कोएलिशन गवर्नमेंट, जिनके समान सेम वो क्या कहेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ मैजिक नंबर। अब किसी के पास भी
ये मैजिक नंबर नहीं आया किसी पार्टी के पास, किसी के पास 180। जैसे अब की बार जो है बीजेपी के पास जो है 240 थे, ये तो नहीं आए ना 270, ये तो नहीं आए ना। तो बिहार से नीतीश कुमार की पॉलिटिकल पार्टी और आंध्र प्रदेश के नायडू की पॉलिटिकल पार्टी से एमपी आए। उन्होंने कहा कि आपके जो सिद्धांत है वही हमारे हैं, सेम है। भाई अपने जॉइंस हो जाते हैं आपस में। सम पार्टी जॉइंस ईच अदर, इसमें 240 में ईच अदर, वो इधर आ गए, वो इधर, ईच अदर हु आर इंटरेस्टेड फॉर सिमिलर कंसर्न्स एंड मेक मेजोरिटी। अब वो 200 जो 272 से पार हो गए, वो 290 तक पहुंच गए, मिल गए। तो जो अलग अलग पार्टियां सेम कंसर्न के लिए मेजोरिटी में मिलकर आ जाती हैं ज्वाइन होके, वो जो गवर्नमेंट बनती है उसको कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। अभी अपने पीएम मोदी की जो कोएलिशन गवर्नमेंट है, उससे पहले मेजोरिटी की थी, 303 इतनी इतनी एमपी थे बीजेपी की। तो उसको कोएलिशन की जरूरत ही नहीं थी, कोई दूसरी पार्टी को ज्वाइन कराने की जरूरत ही नहीं थी पीएम मोदी को। बाकी जो है, अब आप कहोगे कि फिर चलो ये 290 हो गए, ये बाकी के एमपी क्या कर रहे हैं? वो अपोजिशन में बैठते हैं, उनको कहते हैं अपोजिशन पार्टी वाले। उनकी गवर्नमेंट से नहीं पटती, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उसका एनालिसिस करने का काम है उनका। उनको सारा सब कुछ देखना, विजुलाइज करना अपोजिशन पार्टी का काम है। मिनिस्टरों की खिंचाई करना, सरकार की खिंचाई करना, ये अपोजिशन का काम है। तो ये जो शब्द है मेजॉरिटी गवर्नमेंट, कोएलिशन गवर्नमेंट, अपोजिशन पार्टी, आपको पूरा आ जाना चाहिए। टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट से जो लीडर होगा लोकसभा उसको पीएम बना देंगे, और बाकी पार्लियामेंट राज्यसभा से या लोकसभा से आदमी ले लेंगे, उनको मिनिस्टर बना देंगे। ये होगी एग्जीक्यूटिव। एक काम हो गया पार्लियामेंट का, एग्जीक्यूटिव बनाना। दूसरा काम है पार्लियामेंट का टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म गवर्नमेंट। ये कंट्रोल कैसे कर सकती है? वो मिनिस्टर जो है एग्जीक्यूटिव, उनको गवर्नमेंट को पूछेंगे आस्किंग क्वेश्चंस कि भारत में कौन कौन से राज्यों के अंदर डेंगू फैला हुआ है, बताए। उसमें से कितनों की मौत होगी, बताएं। उनका जिम्मेदार कौन है, बताएं। तो इस प्रकार से क्या है कि बहस, वाद विवाद, डिबेट्स, आस्किंग क्वेश्चंस, इनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट को। और जो कमियां हैं, ड्रॉबैक्स हैं गवर्नमेंट की, उनको हाईलाइट किया जाता है सारी पार्टियों में, मीडिया, प्रेस, इनके सामने। ये भ्रष्ट है, ये उसमें पैसे खा गए, ये जमीन घोटाला कर गए, वो कर गए, इस तरह से ये एक्सपोजर चलता रहता है। और सबसे बड़ी जो कंट्रोल करने की जो पावर है पार्लियामेंट की मोदी को, वो ये है कि एक पैसा भी गवर्नमेंट खर्च नहीं कर सकती विदाउट अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। यू मीन इन द मैटर ऑफ फाइनेंस देयर must be approval of parliament, otherwise government has no money to expend। खर्च करने के लिए एक पैसा भी नहीं होगा। ये पार्लियामेंट से अप्रूवल लो तो खुद की पार्टी को तो अप्रूवल मिल जाएगा, बजट पास हो जाएगा। तो ये दो काम हो गए, ये प्रेस से, मीडिया से, आस्किंग क्वेश्चन से, डिबेट से, ये
इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट जो है ना, ये गवर्नमेंट को देते हैं, लेते भी हैं सूचनाएं, कंट्रोल करते हैं, गाइड करते हैं, ये पार्लियामेंट का काम है। तीसरा, हाउ डू न्यू लॉ कम अबाउट, नया कानून कैसे आता है। मैंने कानून का बीज तो आपको बता दिया, न्यू लॉ का बीज तो, सीड तो बता दिया, बिल। अब मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। आपकी क्लास से कोई बच्चा है, विवान नाम का बच्चा है, विवान। विवान क्या है कि एमपी बन गया, क्योंकि आपकी क्लास का था, आपने वोट दिए होंगे उसको, और वो सारी स्कूल में भाषण देता रहा, जगह जगह भाषण देता था, सारी स्कूलों के अंदर। ये जब कंटेस्ट चल रहा था, इलेक्शन कैंपेन चल रहा था, वो क्या कह रहा था, मैं यदि जीत गया, मेरी पार्टी यदि पार्लियामेंट में मेजोरिटी में आ गई, तो मैं सारे स्कूल बंद करा दूंगा। आपको ये अच्छा लगा, वाह, स्कूल का टंटा ही खत्म हो जाएगा यार, इसी को वोट दो। तो इस तरह की बातें करते रहते हैं एमपी। तो क्या होगा, वो आपने उसको मतलब विन करा के वहां एमपी बना दिया, वो चला गया। अब उसने क्या है, आपसे वादा कर रखा है कि मैं स्कूल बंद करा दूंगा। तो वो क्या कि वहां एक कानून लाएगा, वहां ये जो है ना, इनके सामने 543 एमपीज, उनके सामने वहां कानून लाएगा कि स्कूल इस प्रकार से जो जो, या किताबें कम की जाएं, या पढ़ाई का घंटा कम किया जाए, वो सारा लिख करके आएगा, वहां पेश करेगा, उसको बिल कहेंगे। उसको बिल कहेंगे। जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में जो कानून, जो बातें पेश की जाती उसको बिल कहते हैं। तो उस बिल में ऐसा नहीं कि वो उसने रखा और उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, बोले ये हो गया, लाओ जाओ स्कूल बंद। कुछ प्रोसेस होता है सबको कॉपी दी जाती है, सारे पढ़ते हैं, टाइम दिया जाता है, फिर कमेटियां बनती हैं, एक एक वर्ड को देखते हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा स्कूल बंद होने से, क्या नहीं होगा, फिर उस पर बहस होती है, डिबेट होती है, फिर क्या है कि लास्ट में वोटिंग होती है, फिर वो वोटिंग में मेजोरिटी में आपका बिल आ गया तो उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। कई प्रोसेस हैं इस प्रकार से। लेकिन हर प्रोसेस में, एवरी स्टेज ऑफ प्रोसेस में, एवरी स्टेज ऑफ मेकिंग द लॉ, वॉइस ऑफ सिटीजन इज ए क्रूशियल फैक्टर। सिटीजन की जो वॉइस है वो सुनी जानी चाहिए, बिल्कुल लॉ बनाते समय, कोई भी प्रोसेस हो उसमें, और सुनी जा रही है। आपने जो भेजा है वहां एमपी जी इलेक्ट करके, वो आपकी बात सुना रहा है, स्कूल बंद करो। ये क्रूशियल फैक्टर हो गया ना कानून के अंदर। और इधर क्या है, गवर्नमेंट भी क्या है कि फीडबैक लेती है पीपल्स से, स्कूल बंद करने वाला कानून हम बना रहे हैं, तो जनता की क्या राय है, वो प्रेस से, मीडिया से, अलग अलग जो ऐसे लेख आते हैं, सोशल मीडिया, सारी जगहों से अपना फीडबैक लेगी गवर्नमेंट। उसके बाद में ये आएगा अपने ये कि ये कानून, ये बिल कानून बना दिया जाए या नहीं, हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो, हाथ खड़े करो, फिर काउंटिंग होती है 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो फीडबैक लेती है गवर्नमेंट कोई भी कानून बनाने से पहले। अब मान लो आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कोई कानून, अब क्या है कि ये कानून बना दिया कि स्कूल बंद, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में तो भाई ये फंडामेंटल राइट है एजुकेशन का। कोई भी गवर्नमेंट जो है शिक्षा का स्कूल वगैरह बंद नहीं करा सकती, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है।
तो ये कानून तो बना दिया, लेकिन ये क्या हो गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। ये देखिए आप, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया ये संविधान सम्मत कानून नहीं रहा। तो इस तरह का कानून बना दिया हाथ खड़े करके लेजिस्लेचर ने, गुंडागर्दी से, कैसे भी है, क्योंकि आपका साथी था, आपने एमपी भेजा था और स्कूल बंद करने का कानून बना दिया। ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है आपके, शिक्षा, एजुकेशन, और ये शिक्षा के खिलाफ बना दिया कानून। तो क्या करेगा कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है वो इस कानून को ये कह रहे हैं कि ये संविधान सम्मत नहीं है, दिस लॉ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हेयर वी डिसमिस इट, वी कैंसिल इट। कैंसिल भी कर सकते हैं, और उसमें ये भी कह सकते हैं कि कोई मॉडिफाई करो, इसको सुधार करो, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सुधार करो, ये भी कह सकता है कोर्ट, मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, और वी कैंसिल इट बिकॉज it has no coherence with the constitution. Law is unconstitutional. और मान लो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बना दिया, मेट्रो सिटीज के अंदर है, अपने शहरों के अंदर है, और जो चाट पकौड़ी वाले, मूंगफली वाले, कुछ खाने पीने वाले, पान के, और ये इस प्रकार के वो जो खोखे लगते हैं, वेंडर्स, और सरकार ने कानून बना दिया। क्या बना दिया कि ये सड़कों की जगह रोक लेते हैं, एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है, भीड़ रहती है वहां पर, और नॉन हाइजेनिक खाना होता है, लोग खाते हैं, बीमार हो जाते हैं। इसलिए कोई भी वेंडर यदि रोड के ऊपर पाया गया, किसी व्हील के ऊपर अपनी दुकान लगाए पाया गया, तो उसका सारा कारोबार बंद कर दिया जाएगा, सीज कर दिया जाएगा। कारोबार सीज हो गया तो वेंडर की तो लेवलीहुड तो गई ना, वो जीवन कैसे जिएगा, जीविकोपार्जन कैसे करेगा? जो उसका घर चल रहा था वो तो बंद हो जाएगा, परेशानी में आ जाएगा। तो ये कानून है तो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कि नागरिकों की सुरक्षा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उसके अनुसार बनाया हमने। लेकिन यहां क्या है कि ये जो कानून बनाया ये अनपॉपुलर हो गया, ये अनपॉपुलर हो गया ये, और कंट्रोवर्शियल हो गया, विवाद में आ गया, ये बहस में आ गया ये कानून, कि इन विचारों को तो माफ करना था। तो ऐसे में क्या होती है कि जो पीपल्स जो होते हैं ना, वो प्रेशर डालते हैं गवर्नमेंट पर कि सच लॉ शुड बी चेंज्ड। आया ना समझ में? ये अभी अब क्या है कि जो डॉग्स हैं उनके काटने से कितने मर जाते हैं रेबीज से, स्ट्रीट्स के ऊपर कितनी गंदगियां फैलाते हैं, और यदि कोई पेरेंट्स, कोई बड़ा आदमी किसी बच्चे के साथ नहीं हो तो बच्चे को काट के मार देते हैं। मतलब आदमियों के बीच में ये जंगली हरकतें वो कर रहे हैं डॉग्स जो है। तो कानून बनाए गए हैं कि इन सारे डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग्स को जो है, और जो पालते हैं वो उनकी भी जिम्मेदारी बना दी कि यदि आपका पालतू डॉग, पेट डॉग जो है, किसी को खा गया है, कहीं गंदगी फैला दी, तो पेनल्टी लगेगी, 6 महीने की जेल भी हो सकती है। किसी का पालतू कुत्ता, आप जा रहे हो और आपको खा गया, बाइट कर गया, तो यदि आप पुलिस में रिपोर्ट करते हो तो उस जो कुत्ता पाल रहा है उसको 6 महीने की जेल हो सकती है। ब्रिटेन ब्रिटेन में भी एंटी डॉग एक्ट है, वहाँ कानून है, वहाँ इस तरह से कुत्ते नहीं दिखाई देते, जानवर नहीं दिखाई देते सड़क के ऊपर
गाय गोदे घोड़े खच्चर ये कुछ नहीं दिखाई देते वहाँ डेवलप्ड कंट्रीज में। वहाँ कानून है। पीछे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, वो अपने डॉग को वहाँ पार्क में, वहाँ का पीएम मतलब वहाँ का मोदी, वहाँ का पीएम जो है बिना गले में चैन के पकड़े अपने डॉग को पार्क में खुला घुमा रहा था। पुलिस ने देख लिया वहाँ की। और 10,000 पाउंड का फाइन पीएम को भरना पड़ा, पेनल्टी वहाँ के पीएम को। और उसने राजी को से गलती स्वीकार की और बिल भरा, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। और अपने क्या है कि उधर जा रहे हैं अभी, अपने डेवलपिंग है। अपने क्या है कि उसको ज्यादा क्लैपिंग करते हैं जो कानून तोड़ता है। ओहो हट जाइए मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। बेल्ट नहीं लगाया हुआ है, ओवर स्पीड आ रहे हैं मिनिस्टर साहब। यदि किसी पुलिस वाले ने रोक भी लिया तो बेचारे की नौकरी खतरे में डाल देते हैं। ऐसी घटनाएं मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनलॉफुल क्यों दिखने को मिलती है इस तरह अपने वाले देश में? क्योंकि अभी अभी अपने डेवलप्ड नहीं है, अभी अपने जाहिली ही हैं। अपने को तरीके नहीं आए हैं अभी तक उठने बैठने खाने सोने कानून के मुताबिक काम करने के, नियम के मुताबिक। चलो तरीके सीखेंगे अपने। पार्लियामेंट तो सीख लिया आपने, और अपने अब सीखेंगे जुडिशरी। अब आपको जज बनाएंगे कल, ठीक है।